आ गए जनाब आप लोग? जी सर, आ गए। कितने लोग हुए हैं अभी तक? 8 हुए हैं, मुझे मिला के 7 आदमी आए। अच्छा, सीपीआर आप सबको पता है, पिछली दफा भी हमने इसकी डेफिनेशन पूछी थी तो एहसन ने बताई थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी। बेसिकली सीपीआर है क्या? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कि अगर किसी की सांस रुक गई है तो आप उसकी सांस को बहाल करने की जो कोशिश करते हैं, जो उस एफर्ट का नाम जो है सीपीआर हम उसको कहते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं कि एक तो ये कि अपने दोनों हाथों को आप फिंगर्स को मिला के पर्सन का जो चेस्ट जो होता है ना, रिब केज जो होता है उसके सेंटर के अंदर उसको आप दबाते हैं 30 दफा, आहिस्ता आहिस्ता, इतना कि उसका 1/3 चेस्ट प्रेस हो जाए। 30 दफा आप प्रेस करते हैं, उसके बाद आप सांस लेके उसकी नाक बंद करते हैं और नाक बंद करके उसका मुंह खोल के उसके अंदर आप एयर ब्लो करते हैं 2 दफा या 3 दफा आप करते हैं। उसमें ये एक चीज जो समझाई जाती है वो ये कि लंबी सांस नहीं लेनी है आपने, कि आपकी अपनी सांस फूल जाए तो आप उसको करके उसको, ताकि इस तरीके से आप उसको करते रहें। अच्छा, इसमें एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन करते हैं और एक्सपायर्ड एयर, यानी आपके मुंह से जो हवा निकल रही है वो आप उसके फेफड़ों में डाल रहे होते हैं। एक चीज इसमें बुनियादी बात तो है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, कि वो उसका आप पहले एयरवे चेक करेंगे कि एयरवे उसको क्लियर है या नहीं है, जबान का कोई उसकी कोई मसला तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको करनी होती हैं सीपीआर के अंदर। ये इसकी एक डायग्राम है, ये हाँ, मुझे यही करना है तुम्हारे साथ। कोई साहब शॉपिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, तो अब आप ये देखिए कि जब आपके नाक बंद करने से क्या हो रहा है कि आपने उसकी नाक बंद कर दी तो पूरी हवा जो आप ब्लो कर रहे हैं, एक्सपायर्ड एयर जो है वो उसके फेफड़ों में जा रही है और फेफड़े उसके एक्सपैंड होंगे और प्रेशर कुछ आएगा उसको। जी सिकंदर। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो सीपीआर का प्रोसेस है, इसमें जो चेस्ट में कंप्रेशन देते हैं, ये इसकी टाइमिंग आई थिंक, जहां तक मुझे लास्ट याद है, 15 कंप्रेशन और 1 ब्रीथ आई थिंक देना है। नहीं, 30 और 2 जो मैंने पढ़ा है 30 और 2 के ऊपर है। अब अगर जी 10 जी साल जी। में कोई चेंज आ गई हो तो भाई मैं नहीं कह सकता। जब मैंने यस किया था, सर, जो यस हमारे सर, ट्रेनर ने हमें सिखाया था, वो तो 30 और 2 का था। यस सर, यस सर, 30 बिल्कुल। कंप्रेशन, जल्दी जल्दी आपने ने उसके ना 30 दफा, इतना कि चेस्ट उसका कम से कम जो है 4-5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए, उसका जो रिब केज है, जहाँ सेंटर पॉइंट के ऊपर जो दिल को कवर कर रहा होता है, उसको दबा के आप उसको स्टेज के ऊपर आप लेके जाते हैं। सर लेकिन ये बड़ा एक्सपर्ट का काम है, क्योंकि बहुत दफा पेशेंट की जो ना पसलियां भी टूटी हैं, अगर के अनट्रेन बंदे ने इसको ट्रीट किया हो। तो फर्स्ट एडर की ट्रेनिंग ये होती इसीलिए है कि जो फर्स्ट एड यस देने सर। वाले को उसको पता चल सके कि आप देखें ना, अगर आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे वो तो हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा ना। अगर कोई और नहीं यस है, सर। एम्बुलेंस का इंतजार करेंगे, आप अपने एनवायरनमेंट को देख के आप एक्ट करते हैं ना, कि आपका एनवायरनमेंट क्या है। आपका एनवायरनमेंट के अंदर अगर एम्बुलेंस आने में आधा घंटा लग जाए या कुछ हो जाए तो आप तो उसको मौत कर रहे हैं ना। एक होता है केस ऑफ डेथ, एक होता है केस ऑफ लाइफ। कि मतलब आप जो है ये केस ऑफ लाइफ दे रहे होते हैं ना उसको जिंदा करने के लिए। अब ये मैं आपसे ये सर नहीं कह रहा आप पूरा उसके ऊपर अपना वजन डाल दें, अपना 70-80 किलो का वजन उसके ऊपर डाल दें। दोनों हाथों को सर जोड़ यस सर। के आप हल्का सा प्रेस करते हैं। मैंने आपको बताया ना 4 to 5 cm, इन 1-1.5 इंच आपने प्रेस करना होता है उसको, जल्दी जल्दी। ये नहीं कि आपने उसको मार मार के, पसली तो बहुत कमजोर चीज होती है, बड़े आराम से टूट जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो आप कर रहे होते हैं ना, आर्टिफिशियल सर्कुलेशन दे रहे होते हैं, आप जो प्रेस कर रहे होते हैं ना, ये दिल तो उस वक्त काम नहीं कर रहा ना, तो ये बेसिक पर्पस ये होता है कि किसी तरीके से ये जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचती रहे और दिमाग को आदमी के जाती रहे। ये इसका पर्पस होता है। और इसमें एक चीज हमेशा कही जाती है कि आपने कभी गिव अप नहीं करना है। आपने गिव अप नहीं करना है कि आपने ये जनाब मैंने 10 दफा कर लिया, 30 दफा किया, एक दफा किया, फिर 2 सांसें, फिर 30 दफा, एक 2 सांसें, कुछ नहीं हो रहा, नहीं। सीपीआर के अंदर आपने एयरवे चेक करना है, बंदे को उस पोजीशन में लाना है, सीधा लिटाना है, प्रेस करना है, करते रहना है, जब तक कि आपसे बेहतर कोई वहां पे कोई डॉक्टर ना आ जाए, कोई और ना आ जाए, या कोई एम्बुलेंस वाला आके टेक ओवर ना कर ले। आपसे बेहतर आदमी आप सीपीआर पे कभी भी नहीं रहे। ठीक है। अच्छा, 10 सीपीआर देने से पहले आप, जाहिर है कि जो मैंने पहले बताया था पिछली क्लास के अंदर, कि आप उसको चेक करते हैं, हाथ को रख के चेक करेंगे किसी भी तरीके से, कि आपको पता चल जाएगा इसकी ब्रीदिंग हो रही है नहीं हो रही, कान लगा के सुनेंगे ये। उसके बाद आप शुरू करते हैं।
ठीक है, सीपीआर शुरू करते हैं तो उसका जो चेस्ट की कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रेथ जो कहलाती हैं, जो किस ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं, तो ये जो मैं बता रहा हूँ 4 से 5 सेंटीमीटर, तकरीबन 2 इंच आप उसको दबाते हैं सीने को। तो यानी 30 सेकंड में आपने 30 दफा दबाना है, उसके बाद 2 सांसें, फिर 30 सेकंड आपने दबाना है, फिर 2 सांसें। इस तरीके से करके आप करते रहेंगे जब तक कि अगर वो रिवाइव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है देन यू हैव टू वेट फॉर अनदर पर्सन टू कम एंड टेक ओवर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, अगर ज्यादा दबाव दे देंगे आप तो जाहिर है रिब केज जो है वो तो टूट जाएगा ना। कोई मुझे जैसा आदमी हुआ 90 kg का, वो तो बंदे का बेड़ा गर्क कर देगा ना। नहीं नहीं। और जाहिर नाक क्यों बंद करते हैं, इसलिए कि उसकी जो सीधा आप फेफड़ों में जो रेस्क्यू ब्रेथ जो है उसके आप फेफड़ों में आप दे सकें और ब्लड को सर्कुलेट करा सकें। अब ये तो कोई डॉक्टर ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं आपको, लेकिन ये जो बेसिक फर्स्ट एड के अंदर जो होती है ना रेस्क्यू ब्रेथ, कब अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि जो समंदर में डूब गया है, कहीं पानी में डूब गया, उसको निकालने के बाद पहले तो उसके पेट से पानी निकाला जाता है, उसके बाद उसको ये किया जाता है ना कि उसको उल्टा लिटा के उसको कमर से दबाते हैं और आप देखते हैं कि जो उसके मुंह से पानी निकल रहा है वो फेफड़ों का पानी निकाल के देन यू स्टार्ट ये प्रेस करके और उसको सीपीआर दी जाती है। उस सूरत में भी आप देते हैं, लेकिन तरीकाकार वही रहता है। अच्छा, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो पुराने जमाने की बात थी कि आप जो है मास्क यूज किया करें। अब तो खैर मास्क एक कंपल्सरी चीज बन चुकी है देने के लिए ना, अब तो हमें जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है ना। लेकिन ये चीज है कि ये इसमें एक चीज होती है, यू नेवर एवर गिव अप जब तक कि आपसे बेहतर है। आप ये नहीं कि जी बस ये बहुत हो गई, क्या पता उस बंदा बच सकता हो अगर आप करते रहे उस वक्त तक, जब तक कि आपसे कोई बेहतर आदमी ना आ जाए या एम्बुलेंस आ जाए, somebody should take over from you। बच्चों के लिए 1 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए यही चीज होती है, लेकिन उसमें थोड़ा ये होता है कि एम्बुलेंस बुलाने के बाद आप वही चीज करते हैं जो आप पहले के साथ करते हैं, वही दूसरे के साथ करते हैं, मतलब ऑर्डर के साथ करते हैं। इसमें सिर्फ ये होता है कि आप प्रेशर थोड़ा कम डालते हैं, क्योंकि बच्चे की हड्डियां कमजोर होती है ना। मैं आगे चल रहा हूँ क्योंकि स्लाइड्स बहुत ज्यादा हैं, 160 स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो ये तो सीपीआर की बात हो गई। अगर सीपीआर पे तो मुझे आप लोगों को ज्यादा पता है। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए कि आप पूरा हाथ नहीं रखेंगे, 2 उंगलियों से ये काम किया जाता है कि अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो उसको आप और फिर उसके बाद वो इसी तरीके से 2 ब्रेथ आप उसको देंगे। सीपीआर जो है 4 हालात में टर्मिनेट करते हैं। एक, बंदा हेलो हेलो। वापस आ गया। दूसरे, आपसे ज्यादा बेहतर कोई क्वालिफाइड आदमी आ गया, कोई डॉक्टर आ गया, कोई और आ गया, उसने टेक ओवर कर लिया। तीसरे नंबर पे ये कि आप जो दे रहे हैं आप ही एग्जॉस्ट होकर गिर पड़े हैं, देने वाला हो जाए। और चौथे, कोई डॉक्टर आके विक्टिम को डेड प्रोनाउंस कर दे। ये इन सूरतों के अंदर सीपीआर रोकी जाती है, वरना सीपीआर चलती रहती है। ठीक है, ओके। यस सर। ये 4 चीजें होती हैं जो कि इंसान को बचाती हैं, जिसको हम चेन ऑफ सर्वाइवल कहते हैं। पहली बात कि मरीज तक आपकी एक्सेस हो जाए, आप उसको फौरन सीपीआर दे दें। अच्छा, ये डिफिब्रिलेशन जो है ना, ये सिर्फ एक्सपर्ट ही दे सकता है, मैं और आप नहीं दे सकते। इसके लिए जाहिर है कि ये वही चीज होती है जिसको कि आपने अस्पतालों में देखा हो ना, इमरजेंसी के अंदर कार्डियक अरेस्ट में चला जाए तो उसको बिजली के झटके दिए जाते हैं ना, जिसको हम कहते हैं ना कि वो आपने देखा होगा कि फिल्मों में कि डॉक्टर के हाथ में 2 होते हैं, वो एक दूसरे को लगा पहले चेक करता है, फिर वो कहता है कि इसको इतने पे एम पे ले जाओ, इसको ये इतना कर दो, 200 कर दो कि 400 कर दो, और उसके बाद वो झटका मारता है। ठीक है, अगर जैसे मैंने भी आपको बताया कि ड्राउनिंग गए तो पहले तो ये कि अगर उसके फेफड़ों में पानी चला गया है तो पहले तो काम ये करते हैं कि वो साइड लिटा के देखते हैं कि उसके मुंह से पानी निकल रहा है नहीं निकल रहा। अगर वो निकल जाता है तो उसके बाद वही तरीका 30 और 2 वाला दे के हम उसको दोबारा रिवाइव करते हैं उसको। ये है डिफिब्रिलेशन। अब ये बाज इदारों ने अभी शुरू कर दिया है कि अपने दफ्तर में भी ये रखते हैं, लेकिन उनके पास एक मेडिकल सेंटर होता है जिसमें कोई नर्स या कोई जिसको
क्या कहना चाहिए, कंपाउंडर कह लें, मेल नर्स कह लें, वो लोग मौजूद होते हैं जिनकी इस पर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ये घर में आप नहीं दे सकते। ये काम जो है ना, ये इसमें यहाँ पे आपको मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन ये मेरे और आपके बस का काम नहीं है। इसके लिए एक ट्रेन प्रोफेशनल होना चाहिए। उसको पता होता है कि इसकी सेटिंग क्या करनी है, किस जगह पे इसको रोकना है, और कहाँ से हमने कितना डालना है, कितना एक दफा कितना करना है। सीपीआर देने के बाद ये कंडीशन भी जो होती है ना घबरेशन, जिसको झटका देना कहते हैं, कि दिल को दोबारा चलाने के लिए, जो कि अक्सर हॉस्पिटल वगैरह के अंदर आप देखते हैं कि वो डॉक्टर जो इमरजेंसी के अंदर वो लगाता है, झटका लगाता है। तो ये काम जो है आपके और मेरे बस का नहीं है। ये कोई ट्रेन प्रोफेशनल ही कर सकता है इसको, फिब्रिलेशन को। कार्डियो एम्बुलेंस जो होती है वो दूसरी होती है। पाकिस्तान में तो जो मैयत गाड़ियां हैं, ठीक है, जिनको मैं एम्बुलेंस तो नहीं मानता, ये एम्बुलेंसेज नहीं है, मैयत गाड़ियां हैं। तो ये सिवाय एक अमन फाउंडेशन की जो है, जी सिकंदर। सही कह रहे हैं सर आप। सर मैं ये पूछा था, फर्स्ट एडर होता है उसके पास ये डिफिब्रिलेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है ये तो नहीं होता ना, ये तो नहीं, हॉस्पिटल्स में मैंने अवेलेबल ये है। मैं कह रहा हूँ, ये बाज ऑफिसेज ने अब ये शुरू किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि होता है। बाज ऑफिसेज ने अपनी बिल्डिंग के अंदर, जैसे मुझे पता है पीपीएल की बिल्डिंग है, पाकिस्तान पेट्रोलियम की बिल्डिंग है, शेल की बिल्डिंग है, इनके अंदर ऑफिस आवर्स के अंदर 9 to 6 जो है, एक डॉक्टर या कोई नर्स या कोई मेल नर्स अवेलेबल होते हैं फर्स्ट एड के लिए। दे आर प्रॉपरली ट्रेन्ड। खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक होता है या कोई ऐसी कंडीशन होती है, तो वो मेडिकल रूम, मेडिकल सेंटर के अंदर उसको व्हील चेयर में डाल के या कुर्सी में डाल के 2 आदमी उठा के वहां ले जाते हैं, और वो प्रोफेशनल आदमी देता है। मैं और आप नहीं दे सर ये सकते नहीं। बेहतरीन, ये सर आपने बेहतरीन चीज बताई, ये मैं इम्प्लीमेंट करवाऊंगा कि हमारे साइट पे भी मेडिकल सेंटर है और साइट में आगा खान का एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, उसके साथ पैरामेडिक स्टाफ है, सब कुछ हमारे पास मेडिकल सेंटर में। ये डिफिब्रिलेशन वाली मशीन मैंने नहीं देखी है, तो ये मैं इम्प्लीमेंट तो करवाऊंगा, ये तो सजेशन बड़ी दूंगा, कॉमन अगर सी हो चीज गया है। तो ये बहुत कोई थैंक्स। इतनी, ये मैं आपको बताऊं, ये इतनी कोई महंगी मशीन नहीं है अब। ये जिस तरह आप घरों यस में सर, आप ब्लड यस। प्रेशर की मशीन रखते हैं ना, ये शुगर चेक करने ग्लोबलाइजर वाली जो सर। आपकी मशीन आती है ना, 8-10 हज़ार रुपए की, ये ज्यादा 15-20 हज़ार रुपए की मशीन है, इससे ज्यादा की नहीं है ये। यस ठीक सर, है। यस। तो भाई, ये अपने आप को जहनी तौर पे तैयार रखें कि कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं अभी भी बार बार कह रहा हूं कि वो लोग जो खून देख के घबरा जाते हैं, जिनको खून से उलझन होती है, चक्कर आ जाते हैं, बाज़ औक़ात ब्लड की स्मेल से भी आदमी को चक्कर आ जाते हैं। अगर जब किसी का एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो और आप नजदीक जाएं, तो यू कुड फील ब्लड स्मेल इन द एयर, वो आपको। लेकिन साथ साथ एक चीज ये भी ध्यान में रखनी होती है कि आप किसी की जान बचा रहे हो। इससे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी चीज कोई नहीं होती है कि आप किसी की जान अगर बचा लेना, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं होती है। मुझे आज भी याद है, मैं हैदराबाद में बहुत छोटा था, 12-13 साल की उम्र होगी, तो हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे ने, उस जमाने में छोटे सिक्के नहीं हुआ करते थे, अब तो आपके पास दूसरे देख रहे हैं ना, ये सिक्के, उस वक्त वो पाई और पीतल की पाई वगैरह हुआ करती थी, 1 पाई 2 पाई इस तरह के हुआ करते थे। तो एक बच्चे ने वो निकल लिया था, उसके हो गया था। तो सामने हमारे एक सीनियर थे, मतलब वो औरतों के रोने की आवाज, घर में क्या हुआ कि बच्चे को सुनाते, उन्होंने बच्चे को उल्टा करके उसकी गर्दन पे 2-3 हल्के हल्के थप्पड़ मारे, और सिक्का निकल के गिरा, और वो बच्चा, उसको सांस आ गई। और अब मैंने उसी बच्चे को जवान होते उसकी शादी अटेंड की है। तो अब आप सोचिए जरा कि उस वो आदमी जिसने उसकी जान बचाई थी, उसके लिए कितने सेटिस्फेक्शन की बात होगी कि उस बच्चे की जो है उसने जान बचाई थी। पता नहीं वो साहब अब कहाँ हैं, लेकिन मैंने उस बच्चे की शादी अटेंड की है। तो ये मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कभी कभी ये चीजें होती हैं, अगर आपने अपने हवासों को बरकरार रखे ना आप। जी सिकंदर। यस सर, आपकी मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा। एक मेरे पास भी एक प्रैक्टिकल ऐसा हुआ था, छोटे बच्चे ने मछली खाई थी, तो उसका कांटा जो है ना ये हलक में जो है ना फंस गया था, तो उसको इमरजेंसी तौर पे ना केले खिलाए गए तकरीबन 1 दर्जन, तो वो अच्छा। फिर पेट में चला गया, वो ओके हो गया। नहीं, उसको सांस तो नहीं आई, ये इस बच्चे की तो सांस रुक रही थी ना, सिक्का फंसने से ना, एयरवे में ब्लॉक हो गया था। कांटा फंसना एक और चीज है, वो तो जाहिर है कि वो आपने केले खिलाए चला गया, उसको सांस तो आ रही थी ना। ये केस ये था कि वो उसने यस। पाई ले ली थी, तो उन्होंने बस उसको उल्टा लटकाया और गर्दन पे उसके हल्के हल्के थप्पड़ मारे,
तो एकदम से वो सिक्का निकल के बाहर गिरा, और उसको सीधा किया, उसको सांस आ गई, और फिर उन्होंने कंधे से लगा के उसको थोड़ी देर टहलाते रहे। जब उसने रोना चीखना शुरू किया, उन्होंने उसकी माँ के हवाले किया कि लो संभालो बच्चे को। तो ये बात, इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ, वो शादीशुदा बच्चों का बाप है वो आदमी। तो उस आदमी की सोचे ना कितनी बड़ी इसको सेटिस्फेक्शन मिली होगी जिसने ये काम किया होगा। फर्स्ट एड के अंदर पहले, यानी जो हमने देखा ना बायोलॉजिकल क्लॉक जो देखा है हमने, कि 4 मिनट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको आप 5 मिनट पे भी लेके जा सकते हैं, आप इसको 6 भी ले जाएं, लेकिन बेहतर ये होता है कि जितनी जल्दी आप दे लें, आप उसके वाइटल ऑर्गन बचा सकते हैं, कोई उसको डैमेज नहीं होगा, दिमाग को कोई डैमेज। असल चीज तो यही होती है ना कि दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। अगर उसको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाए, अभी आप देख रहे हैं मेरे जानने वालों में कई लोगों का हुआ है कि जो कोरोना की वजह से वेंटिलेटर के ऊपर गए, वेंट की कैपेसिटी बढ़ती चली गई, और उसके बाद एक वक्त में आके उन्होंने कहा कि जी वेंट भी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है, बंदा नहीं चल रहा, तो अब आप बताएं क्या करें। तो फिर वो एक दायरे के बजाय इसके कि उसका किडनी फेल हो और सारी चीजें फेल हो, तो बंद करना पड़ा उनको। तो ये बहरहाल ये चीजें एक हकीकत है। पहले चंद मिनट बड़े क्रिटिकल होते हैं, उसके अंदर जो भी आप किसी की आप मदद कर सकते हैं करें। अच्छा, अब आ जाइए पहली चीज के ऊपर कि अंजाइना। अंजाइना कोई बीमारी है या एक अलामत होती है कि जी आपको कोई बीमारी है? बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग जो है ना, इंसान, मैं हूं, आप हैं, किसी भी शख्स को पाकिस्तान में जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खानों का अंदाज है, हम लोग दोस्त अहबाब मिलके जो हमारी वाहिद तफरी यहाँ पे बाहर जाके बैठ के खाना खाना है, ये मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? अच्छा, फैमिली के साथ भी अब मैं देख रहा हूँ कि आउटिंग आपकी कोई बची नहीं, ना कोई पार्क है, ना कोई सिनेमा है, ना कुछ है। तो खाने की दुकानों पे रश होता है, जो खाने हम बाहर बैठ के खा रहे होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है क्या नहीं होती है, तो हम सबको पता है। जिस तरह के घी वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन खानों के अंदर, ना उनकी कोई क्वालिटी का पता होता है। लेकिन बहरहाल हम सब जा रहे होते हैं, कढ़ाइयाँ खा रहे होते हैं, टिक्के खा रहे होते हैं। मेरे जो डॉक्टर जिनको को मैं पिछले 25-30 साल से दिखा रहा हूँ, वो एक बात कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते पाकिस्तान में 18 साल के लड़के के भी अगर तुम एनजीओ कराओगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि उसकी आर्टरीज जो है 60%, 50% ज्यादा ब्लॉक होंगी, जवान आदमी की भी। इट्स नॉट बिकॉज कि हमारे अंदर कोई खुदा ना खास्ता कोई जीन्स के अंदर हमारी कोई दिल की बीमारी, इट्स अबाउट अवर ईटिंग हैबिट, लेस एक्सरसाइज। पिछले 8-10 साल में नई नस्ल में एक कॉन्सेप्ट आया था, जिम जाने का एक रिवाज आया था कि जी लड़के जो थे वो कर रहे, जिम जा रहे थे, जिम करते थे, तो वो एक अच्छे। लेकिन जनरली आप देखें, चाहे हमारा घर हो या हम जहाँ आउटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं, दोनों सूरतों के अंदर हमारे जो है मयार जो है ना खाने के, वो हेल्दी फूड किसी भी सूरत में नहीं है। तो ये वक्त के साथ साथ आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देती हैं। अब एंजाइना या पेन क्या होता है? बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना आपको हार्ट के जो मसल्स हैं उनको नहीं मिल रही है। अगर वो उसको मिलती रहेगी तो आपको कभी पेन फील नहीं होता। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि जिनको ये तकलीफ होती है अपने पास कोई टैबलेट रखते हैं, नाइट्रो पता नहीं क्या कहलाती है, आई डोंट नो उसका नाम कुछ है, कि वो मुझे भी जब मैंने 50 साल की उम्र क्रॉस की थी तो हमारा जो डॉक्टर था उसने मुझे कहा कि ये 6 गोलियां तुम्हें दे रहा हूँ, ऑलवेज कीप इन योर वॉलेट, और कभी भी कोई ऐसी कोई चीज हो फौरन निकाल के ना ये 2 गोलियां जबान के नीचे रख लेना तुम, अगर तुम्हें ऐसी कैफियत महसूस हो। तो जो भी हमारे यहाँ 45 से प्लस है ना आदमी, उसको वो अपने डॉक्टर से पूछ के, उन गोलियों का नाम मुझे याद नहीं, अभी मेरे पर्स में पड़ी हुई है गोलियां, वो हमेशा मेरे पास रहती है। एंजिसिड सर, सॉरी, एंजिसिड। एनजिसिड है या नहीं, कुछ कुछ और नाम है जो उसने मुझे दी थी, वो इम्पोर्टेड दवा है उसने जो मुझे बताई थी ना, तो वो उसने मुझे दी थी, वो मेरी पड़ी हुई है। वो जब उसकी एक्सपायरी हो जाती है मैं दोबारा अच्छी खरीद लेता हूँ, अपने पर्स में रखता हूँ मैं। एंटीसाइड भी देते हैं डॉक्टर, वो जबान के नीचे रखने वाली जो होती है। तो बेसिकली एंजाइना पेन क्या है, इसकी कैफियत क्या होती है? कैफियत इसकी, इसमें और हार्ट अटैक में बुनियादी फर्क होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपके मसल्स डैमेज हो जाते हैं जब उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलती। एंजाइना के अंदर शॉर्टेज ऑफ ब्लड से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, चेस्ट होता है, और कभी कभी आपको लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगा और उंगलियों तक आता है, नमनेस आप फील करते हैं उंगलियों के अंदर। दैट इज एन इंडिकेशन कि जी आपको एंजाइना का तकलीफ हो रही है। और जिनको जो दायरे इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि आप ईसीजी करवाते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो होता है, फिर ईटी कहलाता है वो होता है, सारे करके वो डॉक्टर फिर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको एंजाइना है, अभी आपको एंजियोग्राफी कराने की जरूरत है, एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है।
ये 3-4 अलामत होती हैं कि उसका जो ब्लड ड्रेन हो जाएगा बॉडी, चेहरे से, होंठ नीले हो जाएंगे और घबरा घबरा के वो सांस लेगा ना, जल्दी जल्दी सांस लेना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम कहते हैं। ये जब चीजें होती हैं तो ये एंजाइना की अलामत है। एंजाइना का ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई दवा है तो है, आप उसको डब्ल्यू पोजीशन में बिठाते हैं। डब्ल्यू पोजीशन क्या है पहले मैं आपको वो दिखा दूं, फिर मैं वापस इस स्लाइड पे आता हूँ। कहाँ गई डब्ल्यू पोजीशन? ये रही डब्ल्यू। ये डब्ल्यू पोजीशन है कि उसके देखे ना, उसके हिप नीचे हो गए, पे आपने घुटने ऊपर कर दिए, सर ऊपर कर दिए, तो आप उसको डब्ल्यू पोजीशन में ले आए एंजाइना वाले को। ठीक है ना? या हार्ट अटैक की सूरत में, दोनों सूरतों के अंदर आप उसको इस पोजीशन में लेके आते हैं। ये डब्ल्यू पोजीशन कहलाती है इसकी, हार्ट अटैक की। अब हम वापस चलते हैं उसी के ऊपर। ठीक है, डब्ल्यू पोजीशन में आपने कर दिया। अगर कॉलर के, हमारे यहाँ वैसे कॉलर के बटन लगाने का इतना रिवाज तो नहीं है, लेकिन अगर है तो आप जाहिर है कि उसको कॉलर का बटन खोलेंगे, हेल्प के लिए कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे। और अक्सर ये होता है कि एंजाइना की सूरत में ना पल्स रेट बढ़ता है, तो बाज लोगों के मुंह से ड्रिपिंग शुरू हो जाती है। और आपको जहनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि अब जो है, अब आपको किसी भी वक्त भी सीपीआर शुरू करनी पड़ सकती है। ठीक है? अगर मेडिसिन है कोई तो उसको आप फौरन उसकी जबान के नीचे रखें ताकि उसे रिलीफ मिल जाए। और चाहे उसकी सिचुएशन बेहतर भी हो जाए, बेहतर ये है कि उसको हॉस्पिटल का एक विजिट करा लें। हार्ट अटैक में और उसमें क्या मुख्तलिफ चीजें होती हैं एंजाइना से, कि सर्टेन पार्ट के, आपके हार्ट के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं 3-4, उनके किसी हिस्से को कोई क्लॉट जमा हो जाए जो वहां तक जाने से ब्लड सप्लाई को रोक दे, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर आपके आ जाए, तो वो एक पार्ट जो है हार्ट का, जिसको हम इन्फेक्शन भी कहते हैं, वो सर्टेन मसल्स को डैमेज कर देता है। दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। जबकि जब आपके मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन जिसको हम कहते हैं, कि वो ब्लॉक होने की वजह से आप दिल का जो ऊपर का हिस्सा या अंदर का हिस्सा कोई चीज अगर एक डैमेज कर दे, दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के अंदर जो है, ये जरूरी नहीं होता कि एंजाइना के तरीके से लेफ्ट हैंड के अंदर पेन जाए। ये आपके स्टमक का भी होता है, ये आपके थ्रोट और जॉ में भी पेन जा सकता है, बैक शोल्डर के अंदर जा सकता है। मेरे अभी एक एक्स एमडी हैं, उन बेचारों के साथ यही हुआ कि वो 2 दिन से वो पेट के दर्द की शिकायत करते रहे। अपने उन्होंने फैमिली फिजिशियन को फोन किया, उसने कहा कि भाई ये अच्छा, ये दवा खा लो, ये खा लो। बाय द टाइम जब वो पहुंचे अस्पताल, उस वक्त तक वो 2 दिन के बाद जो है वो वेंटिलेटर पे चले गए, और उसके बाद इवेंचुअली वो खत्म हो गए। था उनको मसला हार्ट का, और 2 दिन तक उनका स्टमक अपसेट ही वो समझते रहे। उन्होंने कभी जाके तकलीफ नहीं की वो करें, तो इवेंचुअली बेचारे कब्रिस्तान पहुंच गए। तो ठीक है ना, ये वही अलामत जो होती है ना, आपके होंठ जो है नीले हो जाएंगे, कॉन्शियसनेस नहीं होगी, चक्कर से कुछ महसूस होंगे, ये सारी अलामत इसके अंदर भी होती हैं। ठीक है ना? पल्स के लिए लेकिन ये मतलब रेगुलर पल्स बहरहाल हार्ट अटैक में नहीं होगी, या तो वीक होगी या बहुत ज्यादा तेज होगी, कुछ ना कुछ बहरहाल इसके अंदर गड़बड़ होगी। ये है हार्ट अटैक का जो पेन होता है ना, वो कहीं भी जा सकता है, आपके गले में भी आ सकता है, जॉ में भी जा सकता है, राइट यानी बैक, पिछले जो आपकी बैकबोन के जो पीछे शोल्डर बोन के दरमियान में भी जा सकता है। तो ये हार्ट अटैक के पेन की अलामत होती है। अब हार्ट अटैक की जो क्या सीपीआर देंगे आप उसको, या फर्स्ट एड किया हार्ट अटैक के लिए, वही डब्ल्यू पोजीशन में आप लेके जाएंगे, हेल्प को बुलाएंगे फौरन, उसकी ब्रीदिंग और पल्स रेट को आप चेक करते रहेंगे, और अपने आप को जहनी तौर पर तैयार रहेंगे कि आपने उसको क्या करना है। अगर आपके पास हार्ट अटैक की सूरत में आप एंजिसाइड वगैरह इस तरह की टैबलेट नहीं, तो आप कम से कम उसको, स्प्रीन जरूर घर के अंदर हर एक की होनी चाहिए, वो उसको आप कहेंगे इसको चबा लो, क्योंकि स्प्रीन जो है ब्लड थिनर के तौर पे एक्ट करता है, और वो थोड़ी सी हेल्प कर देता है। दूसरे ये होता है, जैसे भी मैं खांस रहा हूँ, कहते हैं कि अगर आप अकेले हो और आप महसूस कर रहे हैं कि आपको ये हो रहा है, तो आप कुछ ना करें, हेल्प कॉल करने के बाद आप कफिंग करें। जितनी तेज आप कफिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आप कफिंग करेंगे,
ब्लड विल कीप ऑन पंपिंग, योर हार्ट विल कीप ऑन पंपिंग, सर्कुलेशन आपकी होती रहेगी। तो वो आपकी सेल्फ जो है फर्स्ट एड आपकी इस तरीके से होती है कि आप अपने आप को खुद करें। अच्छा, हार्ट अटैक को प्रिवेंट कैसे किया जाए, मुझे ये आपको नहीं बताने की जरूरत, मतलब देखिए, डाइट जो हमारी शुरू होती है ना, मैं बात कर रहा हूँ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं वर्किंग क्लास की बात नहीं कर रहा कि जहाँ पे एक वक्त का खाना है तो एक वक्त का नहीं है। हमारा मसला क्या है कि हमारे यहाँ बचपन से जो है चिकनाई खाने की आदत ज्यादा होती है। हमारा बचपन का नाश्ता मुझे याद है, चाय और पराठा करके स्कूल जाया करते, लेकिन वो वक्त और था, ना गाड़ियां थी ना मोटरसाइकिल थी, 2 मील स्कूल पैदल जाया करते थे, वहां से स्कूल से पैदल आते थे, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज थी स्कूल में खेलना, तो वो इतना आपके वेट पे। लेकिन अब ये है कि लोग खा हो ही रहे हैं, एक्सरसाइज कोई नहीं है, एक्सरसाइज किसी की मतलब एक जो रेगुलर करनी चाहिए वो कोई भी नहीं कर रहा होता। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है कि आपकी ग़िज़ा के अंदर फल का इस्तेमाल होना चाहिए, सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, कि हमने अपने मैदों को जानवरों का कब्रिस्तान बनाया हुआ है। हम जब तक, अच्छा, और अब इसमें जो मेरा कुलीग बैठे हुए हैं ना, खासतौर पे केपीके वाले, जब तक वो चर्बी वाला गोश्त उनके घर में ना पके उनका खाना हजम नहीं होता। मैं बड़ा मतलब इसमें ऐसे कमेंट्स करने में बड़ा मोहतात रहता हूँ, लेकिन स्टिल आई फील कि ये मैंने देखा है, मेरे जो दोस्त केपीके के हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, उनके साथ में जाता हूँ Sir, मिसाल के तौर पे। you are absolutely right. जी, You are absolutely right. मैं अभी बता रहा हूँ ना जी, मुझे बारबेक्यू नाइट पे हम लोग लंच करने गए थे पिछले हफ्ते, तो मुझे अफगानी उसकी बोटी बहुत पसंद है, तो मैंने उसको कहा कि भाई अफगानी बोटी बगैर चर्बी के। तो मेरे साथ जो मेरा केपीके का कोलीग था उसने कहा सर तो फिर अफगानी बोटी ऑर्डर ना करें, अगर आप बगैर चर्बी के मंगा रहे हैं ना तो आप ज्यादती कर रहे हैं अफगानी बोटी के साथ। तो ये मैं बता रहा Yes, हूँ। और वो 40 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर का मरीज है, मुझे जो है पिछले 3 सालों में 60 साल की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई है। वो ही 40s, 40-41 होगा। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस फ्री तो पाकिस्तान में कोई हो नहीं सकता, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। हम सुबह आंख खुलती स्ट्रेस लेके निकलते हैं, जाते हैं और आते हैं, और सब सारा दिन हम स्ट्रेस में रहते हैं। बाज स्ट्रेस वो जेन्युइन होती है, बाज हम अपने लिए खुद अजाब क्रिएट कर रहे होते हैं, हम जानबूझ के अपने लिए अजाब क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब डाइट के लिए देखें, अगर मैं आपको ये बताऊं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, नहीं, आई डू नॉट वांट टू गो इनटू दैट। सबको पता है कि हेल्दी फूड क्या है, सबको पता है कि वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल बेहतर है, सबको पता है कि आप अगर फाइबर ज्यादा खाएंगे तो न सिर्फ आपके स्टमक के लिए अच्छा होता है, आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छा होता है जितना फाइबर। मीट के अल्टरनेटिव खाएं, प्रिजर्व फूड ना खाएं जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिले हुए हों, वो चीजें आप ना खाएं। अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं तो कोशिश करें और एक्सरसाइज करने की आदत डालें, जो कि हम में से बहुत कम लोग, मेरे ख्याल चंद ही होंगे, आप अगर 28-30 लोग बैठे हुए हैं ना, ईमानदारी से मेरे ख्याल 4-5 ही एक्सरसाइज करते होंगे रेगुलर। कुछ जो होते हैं ऐसे टहलते होंगे बेगम के साथ जाके बाहर या इधर, लेकिन जो रेगुलर एक्सरसाइज करना जिसको जिम कहते हैं जाके। अब मुझसे तो एक्सरसाइज नहीं होती है, लेकिन मैंने अब अपना टारगेट एक फिक्स किया हुआ है, मेरी बेटी ने मुझसे वादा लिया हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 5 दिन जो है 10,000 स्टेप अपने पूरे कर लूँ। यूनिवर्सिटी में होते sir, हुए मेरे ज्यादा हो जाते हैं स्टेप, क्योंकि वहां पे मैं स्टेयर्स चढ़ता हूँ, लिफ्ट यूज नहीं करता, तो वो उसमें मेरी एक्सरसाइज मिनट 30 मिनट की मुझे करनी चाहिए, तो मेरे 12-14 मिनट जो है वो यूनिवर्सिटी में हो जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में इधर। अब मेरे पास उन्होंने वीसी साहब ने एक दूसरा चार्ज भी मुझे दे दिया है, सिटी कैंपस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, तो अब वो मुझे मुख्तलिफ क्लास रूम में जो इश्यूज आते हैं, इस डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट में जाना आना, वो चीज़ों को करना, वो करता हूँ। तो मेरे तो कोशिश मेरी यही होती है कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो मैं 10,000 स्टेप अपने पूरे कर लूँ, विच इज इक्वलेंट ऑफ 4 माइल्स वॉकिंग। मेरी अब वॉक की वो स्पीड नहीं रही है जो कि पहले हुआ करती थी। पहले मैं 12 मिनट में 11 मिनट में 1 किलोमीटर कर लेता था, लेकिन अब वो नहीं होती है। बहरहाल ये तो एज टेक्स टोल ऑन यू। वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इरशाद फरमाया है कि मैं सही तर्जुमा ना करूं तो मैं माफ कर दीजिएगा, जो मुझे याद पड़ रहा है कि रफ्ता रफ्ता तुम पस से पस तरीन हालत के अंदर चले जाओगे।
कमजोर से कमजोर तरीन हो जाए। अच्छा, मेरे पास अभी 10 मिनट हैं, मैं 8-10 पे क्लास रोकूंगा और उसके बाद नमाज का ब्रेक दूंगा 20 मिनट का, फिर आके हम इस प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे, ठीक है? तो हेल्दी लाइफ स्टाइल में देखें, आप में से कुछ लोगों को अपना स्पोर्ट्स का लेना चाहिए। अब ये जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त जी, मेरा एक दोस्त है, वो यानी इन हालात में भी वो फुटबॉल खेलता है हफ्ते में एक दिन, ये कोरोना से पहले तक। मतलब उसने एक बनाया हुआ था अपना कि नाइट फुटबॉल का एक, ये यहाँ पे अगर आप जाए ना सी व्यू से आगे टुवर्ड्स की मारी राइट हैंड साइड के ऊपर एक ग्राउंड है जिसमें लाइट्स लगी हुई है। तो वहां पे एम्बेसी के लोग भी आते हैं जिनको फुटबॉल की शौकीन है, और लोग भी आते हैं। तो वो वहां पे रात को 8 से लेके 10-11 बजे तक जाके उनके साथ वो फुटबॉल खेलता है हफ्ते में एक दिन। मतलब शादी से पहले तो बड़ा रेगुलर खेलता था, शादी के बाद भी उसने 4 दिन जिम और एक दिन फुटबॉल उसका लाजमी है। लेकिन वो 12 साल की उम्र से कर रहा है, डे इन डे आउट। उसके मसल इतने ट्रेंड हैं इन चीजों के लिए कि वो उसको अगर वो एक्सरसाइज ना करे ना तो उसको करार नहीं आता। अब ये कोरोना के अंदर उसने अपने ऑफिस में मैनेजमेंट से शोर मचा मचा के एक कमरा खाली करवा के उसमें कुछ एक्सरसाइज की मशीन बुनियादी जो होती है ना, ट्रेडमिल लगवा ली है, एक आध को एक्सरसाइज की मशीन लगवा ली है। उसने कहा कि जी रखो लोगों के लिए, ताकि लोग जो है वो ऑफिस काम काम खत्म करके और 1-1.5 घंटा वहां पे लगा के और फिर अपने घर जाता है वो। एक तो ये चीज तो हमारे इख्तियार में है ना, चाहे मैं हूँ, आप बैंक में काम कर रहे हो, किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो। अगर आप 2 फ्लोर या 3 फ्लोर तक जा रहे हैं, मेरी एज में 2 फ्लोर तक और आपकी एज में 3 या 4 फ्लोर तक, अगर आप सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे ना, तो ये आपकी ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो रही है। इसके लिए आपको कोई भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी आप हैबिट बना लेंगे, तो मैंने 2 फ्लोर तक जो है ना, या 3 फ्लोर तक जो है, मैं स्टेयर से जाऊंगा, तो यही अच्छी खासी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। हर चीज की एक्सेस को छोड़ें आप, ये जो मीठी चीजें खाना को, चाय कॉफी। लेकिन फिर वही बात है, हमारे एक दोस्त का कॉल है, वो कहते हैं कि भाई अगर ज्यादती ना हो तो फिर गुनाह करने का मजा क्या है? तो मतलब अगर आप पिए तो दबा के पिए, चॉकलेट खाएं तो दबा के खाएं अगर चॉकलेट पसंद है। मरना तो इधर भी है, वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। तो ये जिंदगी इस तरीके से परहेज के साथ जिंदगी मौत से बेहतर है, और मतलब मौत इससे बेहतर है ऐसी जिंदगी से कि आप ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। अच्छा, स्ट्रोक जो होता है ना, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। स्ट्रोक क्या होता है कि आपके ब्रेन के किसी हिस्से को ब्लड सप्लाई रुक जाती है। अब इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, आपको शायद एक्सप्लेन ना कर सकूं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ब्रेन के किसी हिस्से में आपके क्लॉट आ जाए, तो वो आपको होता है। अब जो बुनियादी बचपन में हम सुनते थे कि अगर लेफ्ट साइड पे पैरालिसिस का अटैक हुआ है तो राइट साइड के ऊपर क्लॉट आया है, और राइट साइड पे हुआ तो लेफ्ट साइड पे क्लॉट आया है। ये एक बचपन में हम सुना करते थे। मुझे मेडिकली कितना करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन ये जरूर होता है कि ब्लड सप्लाई जब ब्रेन के किसी पार्ट को रुक जाती है, तो वो आपकी ब्रेन एक्टिविटी को इम्पेयर कर देता है, और उसका असर आपके जिस्म पे आता है। आप नोजिया फील करेंगे, हेडेक होगा, डिसोरिएंटेशन होके, और फिर एक मतलब ऐसा लगेगा दिल जो है मतलब आपके सीने में आके धड़क रहा है, और आपकी ड्रिपिंग शुरू हो जाएगी, सलाइवा गिरना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको देख के अंदाजा हो जाएगा इस बंदे के साथ कुछ हो रहा है। सेंसेशन लॉस हो जाती है एक या दोनों में। अच्छा, बाद लोगों को फेशियल पैरालिसिस भी होता है, फेशियल स्ट्रोक भी होता है, कि चेहरे का एक साइड जो है ना, उनकी लेफ्ट साइड या राइट साइड जो है ना, वो उनकी पैरालाइज हो जाती है। तो वो फिर वो जरा वो आराम से वापस आ जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स इसके होते हैं। स्ट्रोक में ये भी होता है कि मतलब आपको कंट्रोल खत्म हो जाता है बाउल्स के ऊपर और ब्लैडर के ऊपर ना, आपका कंट्रोल। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो इससे बताने की मुझे भाई इतना टर्मिनोलॉजी आती है, मैं आपके साथ बदयानती नहीं कर सकता, ना मुझे पता है कि क्या क्या एक्सप्लेन कर रही है ये तस्वीरें। सिर्फ ये आपको बता रही हैं कि जी इस एरिया में जो ब्लू आपको एरिया नजर आ रहा है, इस एरिया में डिप्राइव्ड ब्लड है, ठीक है ना, और यहाँ पे ब्लीडिंग हो गई है।
तो इसमें ब्लड, अक्सर ये आप सुना होगा डॉक्टरों से, या आपने रूल ऑफ थंब सुना होगा कि जी अटैक हुआ था, नाक से खून आ गया तो ये बेहतरी हो गई, बजाय इसके कि दिमाग में होता है आपकी नाक की जो बारीक बारीक जो वेन्स आ रही है ना आपकी, वो अगर उनमें से कोई एक बस्ट हो जाए ना, तो वो आपका प्रेशर जो होता है बजाय दिमाग के किसी उसको फाड़ने के, वो वहां से निकल जाए, वो ब्लीडिंग होके आपको थोड़ा सा बचा लेता है वो। फर्स्ट एड स्ट्रोक की क्या है, वही बात, वहीं आप फिर वापस जा रहे हैं वापस कि उसको, बंदे को आपने बिठाना कैसे, ये फर्स्ट एड की पोजीशन है इसमें, कि आपने उसकी ड्रिपिंग जो हो रही है वो साफ करनी है, कैजुअलिटी जो स्ट्रोक वाली है उसको जो है इस तरीके से बिठाना है कि उसको सांस आती रहे। ठीक है, उसके हेड को उसको सपोर्ट करना है, तो स्लाइवा को, ताकि उसका गिरता रहे, उसको साफ करते रहें आप। वही है अगेन कि अगर कोई कॉलर वगैरह कुछ टाइट है तो उसको आप खोल दें, कोई चीज उसको मुंह से देने की जरूरत नहीं है, रिकवरी पोजीशन में आप उसे डाल दें। रिकवरी पोजीशन हम पहले देख चुके हैं, वो आपको याद होगी रिकवरी पोजीशन क्या है, कि पहले एयरवे क्लियर करके देख के, और उसको राइट हैंड उसकी चिन के नीचे लेफ्ट साइड के ऊपर इस पोजीशन में डाल के, ताकि उसको सांस आती रहे, और आप अस्पताल तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इससे ज्यादा आप स्ट्रोक वाले की कोई मदद नहीं कर सकते कि आप उसे कंफर्ट दें। ठीक है, अब मैं फ्रैक्चर, ये मैं अब ब्रेक के बाद करूंगा, मेरे पास 3 मिनट रह गए, मैं जा रहा हूँ जी, 8:10 हो गए, ब्रेक कर रहा हूँ मैं। नमाज करने के बाद 8:30 प्लीज सब लोग आप आ जाइएगा। ठीक है सर, ठीक है सर।